Hello, dear students. My name is Priyanka Meena from Kendriya Vidyalaya Rajgarh. I welcome you all in this video. In this video, we are going to discuss our sixth chapter according to our book, that is UNO, or you can say it is Unit 3 in your Term 1 syllabus. Let's discuss the UNO and its organization. As you can see on my screen, this is the logo of United Nations. In this logo we can see there is a map of world. इसमें पूरा एक विश्व का नक्शा बना हुआ है और इसके साथ साथ में इसमें ऑलिव जो है उसकी जितनी ब्रांचेस हैं वो दोनों साइड में लगी हुई हैं. ये सिग्निफाई करता है कि जो पीस है, जो शांति है, उस चीज़ को ये बढ़ावा देता है. इसके साथ ही ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसको हम यूएन, यूएनओ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम हिंदी में कहें संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहते हैं. इसके बारे में आज हमें जानना है. अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं. ये इस पार्ट का, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है. तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल का मतलब है कि जो चीज़ें नेशंस के बीच में हो, जो देशों के बीच में हो, अमंग्स नेशंस, अलग अलग देशों के बीच में जो चीज़ें हों उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं. यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट्स को एसोसिएट करता है. यूएनओ एक एसोसिएशन भी है स्टेट्स का. ये मतलब कि जो देश हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पर है देश, एक कंट्री. जो कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है वो यूएनओ है. इसके साथ साथ में इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो देशों के बीच में या फिर आप कहें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको मेंटेन करे रखना, ये जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यूएनओ का है, ऑब्जेक्टिव है. लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि यूएनओ है क्या, इसका एवोल्यूशन कब हुआ या फिर आप कहें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. वो चीज़ जानना हमारे लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी है. सो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि यूएन का एवोल्यूशन कब हुआ और कैसे हुआ. एज़ यू हैव स्टडीड इन योर हिस्ट्री क्लास एज वेल, जैसा आपने अपनी हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा है. और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा है कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको पता है 1914 टू 1918 तक रहा है. और 1919 में जब उसके शांति वार्ता हुई और उस टाइम पे एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, लीग ऑफ नेशंस, जिसको हम कहते हैं. लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाया गया था कि जिस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वैसा वॉर एक दोबारा ना हो, ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया गया था 1921 में. लेकिन क्या हुआ, वो जो लीग ऑफ नेशन था कहीं ना कहीं फेल हुआ. इट गॉट फेल्ड बिकॉज 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है जो 1945 तक कंटिन्यू रहता है. 1939 टू 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहता है, अब उस चीज़ को रोक नहीं पाया लीग ऑफ नेशन. दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जो यूएन का जो सक्सेसर था या फिर आप कहें जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो आपका लीग ऑफ नेशंस था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल रहा, फेल रहा. इस वजह से क्या हुआ, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन की नीड हुई कि इस तरह से जो वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जितनी भी कंट्रीज़ थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व थी. इसमें कहीं ना कहीं हर एक कंट्री इन्वॉल्व थी. इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर था जहाँ पे सभी देश डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक वॉर में इन्वॉल्वमेंट उनका था. तो उसके लिए ज़रूरी था, जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में. 1945 के तुरंत बाद ही ऐसा लगा कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो क्या करे, अगले थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सकें, टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 3, या फिर आप कहें जो वायलेंस है या फिर जो इनसिक्योरिटी थी वॉर की, उस चीज़ को रोक सकें. उसके लिए एक हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है. उसको बनाने के लिए 1945 में यूएन का चार्टर साइन होता है बाय 51 स्टेट्स. 51 जो देश थे
उन्होंने साइन किया यूएन का चार्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अब चार्टर का मतलब होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में डिटेल जो देगा, या फिर उसका जो फंक्शंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, या फिर प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चार्टर में मिल जाएंगी। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये साइन हुआ 1945 में, और 51 स्टेट जो थे उन सब ने साइन किया, और उन्होंने ये अपनी सहमति दी कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकेगा। तो उसको जो नाम दिया गया वो यूएनओ कहा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बन के रेडी हुआ। क्योंकि इस टाइम पे क्या था कि जो यूएन है 24 अक्टूबर 1945 को, इसके जितने भी मेंबर्स थे 51 स्टेट्स, उन्होंने इस चीज़ को फॉर्मुलेट किया और माना कि हाँ अब फॉर्मली जो यूएन है वो क्रिएट हो चुका है, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, या फिर आप कहें जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 का जो इतना डिस्ट्रक्शन था, जो विध्वंस था, वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, उसको रोकने के लिए यूएनओ को क्रिएट किया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएन का चार्टर फॉर्मुलेट हुआ, फॉर्म हुआ, उसी टाइम पे हम कहते हैं कि जो डे था 24 अक्टूबर, इसको हम यूएन डे भी कहते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस डे भी कहते हैं, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय या फिर आप कहें संयुक्त राष्ट्र दिवस इसके रूप में भी हम मनाते हैं, जब यूएन फॉर्म हुआ था। और इसके साथ साथ में क्या हुआ, जितने भी फ़िलहाल जितने देश हैं, सभी देश लगभग हमारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। 193 मेंबर्स हैं जो इस टाइम पे यूएनओ के अंदर हैं, और वो सभी के सभी यूएन की जनरल असेंबली का भी पार्ट हैं। इसके साथ ही जो यूएन है उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, जो यूएसए में है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा जो यूएन है, यूएन का एक इम्पॉर्टेंस इस तरह से है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डिस्ट्रक्शन है या फिर जो इम्बैलेंस था पावर का, जो सिचुएशन थी पॉलिटिकली वर्ल्ड वाइड, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस रहे, या फिर आप कहें कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने या फिर यूएनओ एक क्रिएट किया जाए। इसीलिए 1945 में 24 अक्टूबर को एक यूएन चार्टर के तहत यूएन आपका क्रिएट होता है, और इसके साथ साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाता है, जिसमें सभी देश क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अब ये हमने देखा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे क्रिएट हुआ यूएन, लेकिन इससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों को ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है। वाई डू वी नीड सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या महत्व है, या फिर आप कहें क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों उनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम देख लेते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब किसी की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे शायद संगठन इतनी चीज़ें हमारी हेल्प ना कर पाएँ। हर एक इशू के लिए या फिर आप कहें हर एक प्रॉब्लम के लिए आंसर आपका यूएन नहीं हो सकता। यूएन एज पर से कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं हो सकता हर प्रॉब्लम का, बट सॉल्यूशन के साथ साथ इसमें यह हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड वाइड पीस को जो क्रिएट करने के लिए या फिर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर वर्ल्ड, हमारे विश्व में हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो फर्स्ट रीज़न आप इसके लिए कह सकते हैं, हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल फोरम देता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पे अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी बातों के बारे में, अपने इश्यूज़ के बारे में, या फिर आप कहें अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं, वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि हम उस चीज़ के बारे में वहाँ पर सोच सकते हैं, विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल फोरम का मतलब है कि सभी देश वहाँ पर आके अपनी बात का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, जो यूएन है वो ये काम करता है, या फिर आप कहें यूएन के साथ साथ और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो लिविंग कंडीशन है या फिर हमारा जो जीवन स्तर है सभी के लिए, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया का नहीं या फिर किसी एक पर्टिकुलर देश का नहीं। जब इसमें मेंबर नेशंस होंगे या फिर आप कहें वर्ल्ड वाइड नेशन होंगे,
तो उस टाइम के जितने भी कंट्रीज़ होंगी उन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग कंडीशंस है सबकी, उसको प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो रीज़न है या फिर आप कहें इम्पॉर्टेंस क्यों है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल इश्यूज़। हमारे पास अभी फ़िलहाल ऐसे इश्यूज़ आ रखे हैं जिसमें हम लोग अकेला एक देश या फिर आप कहें एक नेशन स्टेट स्पेशल काम नहीं कर सकता है। आपने अभी देखा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19, जो एक ग्लोबल इशू बन चुका है, ग्लोबल कंसर्न बन चुका है सभी के लिए। तो उसमें भी आपको ज़रूरत है कि आप ग्लोबल इश्यूज़ हैं या फिर जो वैश्विक ऐसी समस्याएं हैं जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप कैसे बात कर सकते हैं, उन सब के बारे में रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि हमारे पास जैसी चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या फिर आप कहें जो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से कुछ जो हमारे आइलैंड्स हैं वो सब के सब पानी में सबमर्ज होने की कगार पर खड़े हैं। तो उस सबको इश्यूज़ में क्या है, हम सिर्फ एक देश या फिर आप कहें एक कंट्री उस चीज़ के लिए डिस्कशन नहीं कर सकता है। कोविड-19 में अकेला इंडिया अगर एफर्ट्स करे वो उतना काफ़ी नहीं है जब तक कि बाकी कंट्रीज़ साथ ना दें हम लोगों को। ऐसे ही जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो हमारा वैश्विक तापन का जो घटनाक्रम है, जो हमारे CFCs का बढ़ना है या फिर आप कहें जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं ऐसा एक इफ़ेक्ट है जो हमें ग्लोबल जो है जॉइंट हमें क्रिएशन करने के लिए ज़रूरी है, जॉइंट एफर्ट की हमें ज़रूरत है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कोऑपरेट करने की। जो हमारे एफर्ट्स हैं या फिर जो हमारे नेशन स्टेट्स के जितने भी हमारे चीज़ें हैं जो हेल्पफुल होगा हमारे लिए, हमें कोऑपरेट करने के लिए, वो चाहे इश्यूज़ इंटरनेशनल हो चाहे वो ग्लोबली हो। इश्यूज़ कुछ भी हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19, ऐसी बहुत सारी पैंडेमिक्स हैं जो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हैं, उनमें कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये ज़रूरत है कि हम लोग अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ऐसा फोरम रखें या फिर आप कहें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से आवश्यकता होती है। ये अभी तक हमने देखा एक ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट हम देखते हैं अब UN के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे। हमने देखा 1945 में 24 अक्टूबर को UN क्रिएट होता है, फॉर्म बनता है और इसके साथ में UN डे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि UN जो है, UN का क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का क्रिएट करने के मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, हम यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था आपका 1939 टू 1945 तक रहा। 1945 से पहले जितने वो दो कंट्रीज़ थे, दो ग्रुप्स थे, एलाइड और एक्सिस, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, उन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जिसमें मित्र राष्ट्र जो थे वो विजयी बनते हैं। और इसके बाद में जब UN को क्रिएट किया गया ताकि ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेन आपका इसी से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि किसी भी तरह से जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आप कहें जो लोगों के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने UN को क्रिएट किया है। यूनाइटेड नेशंस को हमने क्रिएट किया है सबसे पहले कि हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट है देशों के बीच में उसको ख़त्म कर सकें। इसके साथ ही हम उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाएं, सहयोग को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के बीच में सहयोग मजबूत हो, इसके लिए हमने UN को फॉर्मुलेट किया या फिर उसको हमने बनाया। फर्स्ट रीज़न। अब सेकंड रीज़न देख लेते हैं कि सेकंड रीज़न हमने क्यों बनाया यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस को हमने इसलिए बनाया ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर एक देश के लिए, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, वो इंडिया जैसा देश भी हो सकता है या फिर वो अफ्रीका का किसी माली या फिर आप कहें कॉन्गो जैसा देश भी हो सकता है। तो इन देशों की जो डेवलपमेंट के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास की जो परिणतियाँ हैं या फिर आप कहें जो उनके दृष्टिकोण हैं, उनके लिए ज़रूरत है, उनको सुधार करने के लिए हम लोगों को UN की आवश्यकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है UN के लिए, UN पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है देशों के बीच में, मतलब कि वो शांति और सुरक्षा को बनाए रखता है
ताकि जो देश हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से अपने आप को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ा ना कर लें। नेक्स्ट जो है ये फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ाता है। अगर ये फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ावा देगा, जहाँ पे आप इंटरनेशनल फोरम्स पे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं देशों के बीच में, उससे क्या होगा कि आपके बीच में अगर मन मुटाव भी है, मतभेद भी है, तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो और उसे रिजॉल्व करके आप नेक्स्ट आने वाले वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर सकते हो। इसीलिए यूएन को क्रिएट किया गया है 1945 में, कि जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, जो प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसके टाइम की जैसा सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने यूएन को बनाया। इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ाना, इसके साथ ही नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को ये अवॉइड करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है या फिर आप कहें ऑब्जेक्टिव है यूएन का, वो है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। जो मानव अधिकार हैं, जो वर्ल्ड वाइड हैं, सिर्फ एक देश के लिए नहीं हैं, उनको प्रमोट करना। इसके साथ ही ये चाहते हैं, यूएन चाहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रीटीज़ हैं या फिर जो लॉ है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि हैं, उनके लिए सभी के दिमाग में, सभी के नेशंस के बीच में एक सहयोग बने, रिस्पेक्ट बने, सम्मान का एक भाव उत्पन्न हो। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फॉर्मुलेट करें। इसके साथ ही जो यूएन 1945 में जब क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आज भी आप देखेंगे तो यूएन कहीं ना कहीं सक्सेसफुली आ रखा है और ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पर यूएन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किया है। आप उसका एग्जाम्पल हम अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जब 2006 में इज़राइल ने लेबनान पे अटैक किया, तो उस टाइम पे यूएन जो थे, यूएन ने ही अपनी अध्यक्ष के तहत उन्होंने हेल्प करी और इज़राइल के साथ में एक रेजोल्यूशन लेके आए ताकि इज़राइल वहाँ से हट जाए और लेबनान के बीच में और इज़राइल के बीच में जो हिजबुल्ला मेन कारण था, उस कारण को रिजॉल्व किया जा सका। और उसी का रीज़न था कि कहीं ना कहीं इज़राइल और लेबनान का जो अटैक था, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसको रिजॉल्व किया गया और उससे होने वाली जो विश्व की अलग अलग महाशक्तियाँ हैं या फिर आप कहें जो पावर ब्लॉक्स हैं, वो पावर ब्लॉक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई। और यूएन ने अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको हमेशा कोशिश करी है कि फॉर्मुलेट अच्छे से किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे से हो। इसीलिए यूएन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कहीं ना कहीं फुलफ़िल है। लेकिन इसमें बात चलती है कि जो यूएन का ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो इसकी नेसेसिटी है फ़िलहाल, वो प्रॉपर नहीं है। वो चीज़ भी हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के पार्ट्स में देखेंगे। और ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।